जय हिंद दर्शकों। आपका एक बार फिर जीएसएन हिंदी में हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की एक महान हस्ती से बातचीत करेंगे। उनकी जो प्रेरणादायक जिंदगी है, सफर है, उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि उन्होंने कई हजारों लोगों के, कई हजारों बच्चों की जीवन में एक बहुत बड़ा अ, बदलाव लाए हैं, बहुत बड़ा चेंज लाए हैं। और वाकई में जैसे उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है लोगों की जिंदगी में, भारत देश की तरक्की में, तो ये वाकई में हमारे लिए एक प्रेरणादायक, ये एक आज का हमारा एपिसोड होगा। आज हम बात करेंगे नरेंद्र कौर से, जो कि संस्थापक हैं सुरताज स्पेशल चिल्ड्रंस फाउंडेशन, और ये दिल्ली में एनजीओ है। और मैं ज्यादा टाइम ना इंट्रोडक्शन पे स्पेंड करते हुए मैं खुद नरेंद्र से पूछूंगा कि वो अपने बारे में बताएं, क्योंकि जिस तरह से वो बताएंगे वो सबसे अच्छा तरीका होगा हमें उनके बारे में, उनकी इतनी सफल यात्रा के बारे में जानने का। नरेंद्र, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है जीएन हिंदी में। और मेरा बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप जीएन हिंदी पे आए। थोड़ा आप हमें बताइए अपने प्रेरणादायक जिंदगी के बारे में। थैंक यू सो मच एंड मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने आज मुझे इस इंटरव्यू पे बुलाया और आई एम सो मच ग्रेटफुल। तो मेरी जर्नी जो कि कुछ ऐसी रही, सुरताज स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन जिसकी मैं फाउंडर हूँ, अ, एक कहानी से शुरू हुई कि सुरताज आया कहाँ से और सुरताज का नाम मैंने क्यों चुना और क्यों ये एक मिशन को चुना। तो मैं अपने बारे में एक सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ, एक लाइफ कोच हूँ, ट्रेनर हूँ, एक हीलर हूँ, प्लस एक फाउंडर हूँ। और उसके साथ साथ मैं एक माँ हूँ जिसने एक बेटी को जन्म दिया, जो एक 100% स्पेशल चाइल्ड है। तो सुरताज की कहानी मेरी बेटी से शुरू हुई क्योंकि वो मेरे घर में आई, उसका एक रीजन था मुझे चुनने का। तो वहीं से सुरताज की कहानी शुरू की और सुरताज मैंने अपने पेरेंट्स के नाम पर रखा, सुर और ताज। क्योंकि सुर ताज का मतलब है कि उसके नाना नानी ने उसको दिन में बहुत प्यार से पालते थे कि जब मैं काम करती थी, ताकि अब शाम को मैं देखूं, दिन में वो देखें। तो उन्हों उनको उनके लिए मैंने ये लिगेसी क्रिएट की है, ताकि वो इस नाम के साथ दुनिया को पता चले कि 75 ईयर्स की एज में भी ऐसे बच्चों को पाला जा सकता है 100% स्पेशल चिल्ड्रन। तो मेरे बारे में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन यही देना चाहूंगी। मेरा नमन और सलाम आपको नरेंद्र, आपके माताजी पिताजी को, कि इतने प्रेरणादायक, वाकई में जो आपने जैसी चीजें बताई, वाकई में नमन और सलाम की। इस उम्र में भी जिस तरह से वो देखभाल कर रहे हैं, वाकई में ये बहुत बड़ी चीज है। अ, नरेंद्र, जरा हमें बताइए कि आपने जब ये एनजीओ जब आपने शुरू किया और आज आप जिस एक बहुत बड़े स्थान पे पहुंची हैं, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई अपना ये जो सफर आपने तय किया। पहले तो जो मैंने आपकी बातों से जाना कि पहले आप शायद कॉर्पोरेट में काम करती थी, लेकिन जब आपने ये अपना ये एनजीओ खोला, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे आपने उनको हल किया। मैंने बहुत स्ट्रगल्स फेस करी हैं। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि मैंने बहुत दरवाजे खटखटाए, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के गई, बहुत चक्कर काटे हैं, बट मुझे कहीं से कोई सपोर्ट सिस्टम, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली। मैंने बहुत टाइम लगाया, बहुत पैसा लगाया, एनर्जी लगाई कि शायद ये रास्ता खुल जाए, शायद यहाँ से मदद मिल जाए, शायद वहां से। लोगों ने होप्स बहुत दी, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने होप्स बहुत दी, बट एंड ऑफ द डे क्या होता था कि रिजल्ट में जीरो। प्रोजेक्ट्स बनवाए गए मुझसे कि ये प्रोजेक्ट बनवाओ, कि मिनिस्टर के पास जाना है। 15 घंटे लगा के मैंने प्रोजेक्ट बनाए, कि मिनिस्टर के घर तक पहुंची, वहां पर भी मुझे धोखे मिले। तो मुझे इतनी मुश्किलों का सामना मिनिस्ट्री लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे करना पड़ा। उसके बाद घंटों मुझे बिठाया जाता था, उसके बाद अगली बार की डेट दी जाती थी, ऐसे ही मेरे दिन बहुत निकले। फिर उसके बाद मैंने इंडिविजुअल जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कि सो कॉल्ड सोसाइटी की हेल्प करते हैं, बट मुझे कहीं से ये नहीं लगा। मैं 2 बार गई, 3 बार गई, बहुत बड़े टॉप लेवल में, नाम नहीं लेना चाहूंगी बिकॉज ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट मुझे होप्स थी कि शायद वो भी मदद कर देंगे क्योंकि इतना बड़ा इंडस्ट्री में नाम है। वहां से भी 1-2 बार के बाद फिर मैंने फॉलोअप्स किए, बट मुझे वहां से भी कोई होप नहीं नजर आई, तो मेरा बहुत टाइम खराब हुआ इस चीज में। तब मैंने ये देखा कि लोग अपने लिए सोचते हैं,
दुनिया में सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, बट लोगों की मदद करने के लिए आगे कोई नहीं आ रहा है और ना ही कोई आता है। और ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए जहां पर इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की, जहां पर हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन जो कि कुछ समझ नहीं पाते हैं, उनके पेरेंट्स ट्रॉमा में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो वहां मुझे कोई मदद नहीं मिली। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी कहानी को बदला। मैंने कहा कि ठीक है, अगर ये नहीं मदद करें तो मैं अपने दम पर करूंगी। मैंने अपने दम पर घर घर जाके स्टोरीज कवर करी, घर घर जाके वो बच्चों को ढूंढा, ये बच्चे हैं कहाँ पे, एरियाज लोकेट करे। दिल्ली के एरियाज में वेस्ट दिल्ली को लोकेट किया कि कौन से एरिया में कहाँ स्पेशल चिल्ड्रन है, उसकी लिस्ट बनाई, उन घरों में गई, उस घर में जाके वहां से एरियाज से मैंने इंटरव्यूज लिए। मेरे पॉडकास्ट पे आप देखोगे कि मेरे ऑलमोस्ट 50 स्टोरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैंने वो बच्चों को ढूंढ के उनके स्टोरीज को कवर करके मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर डाला। और उन बच्चों को फिर मैं अपने पास, फिर मैंने बहुत सारी अब चीजें कर चुकी हूँ उसके बाद। इवेंट्स करे हैं, पेन टू पर्पस सेरेमनी। मैं खाली बच्चों के काम नहीं हेल्प नहीं करती, मैं उनके पेरेंट्स की भी हेल्प करती हूँ। क्योंकि मेंटल हेल्थ पेरेंट की खराब होती है सबसे पहले, फिजिकल हेल्थ पेरेंट की जाती है, नौकरी पेरेंट की जाती है। क्योंकि बच्चा रखेंगे कहाँ, पालेंगे कहाँ, कोई रिसोर्स है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। ना ही कोई फंड्स देने वाला है, ना ही कोई पूछने वाला है, सोशल आइसोलेशन में जा चुके हैं। तो मैंने सबसे पहले उनको खड़ा किया कि आप अगर हो तो बच्चा है। तो उसी बेसिस पे मैंने पेरेंट्स की इमोशनल हीलिंग स्टार्ट करी, ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट किया, उनसे आके सेशंस करवाए, उनको बुलाए, इमोशनल इंटेलिजेंस पे सेशंस करवाए। प्राणिक हीलिंग में मैं खुद प्राणिक हीलर हूँ। उन उस ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेट किया कि सेशंस घर में दो दो, हमें बच्चों को बुलाया, पेरेंट्स को बुलाया, तो दो दो दिन के सेशंस करवाए। फिर पेरेंट्स को मजबूत किया कि आप अपने बच्चे को कैसे पाल सकते हो घर में। उस तरीके से मैंने ये जर्नी शुरू की। धीरे 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 करके ये ऐसे आगे बढ़ी है। नरेंद्र, ये आपने जो बताया वाकई में मैं समझ सकता हूँ कि आपने किन चुनौतियों का सामना किया और कैसे बिल्कुल अकेले आप पत्थर की तरह खड़े होके आपने ये सफर तय किया है। मैं समझ सकता हूँ और रियली मैं मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने खानदान में ऐसे दो लोगों को जानता हूँ जो ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं और अ, मतलब वो आज तक ये सिचुएशन में हैं। तो मैं आपका पूरी एक एक बात का अर्थ समझ सकता हूँ। नरेंद्र, मेरे को एक बात बताइए कि जैसे अभी इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें आई हैं, तारे जमीन पे, सितारे जमीन पे, और जब मैंने भी ये पिक्चर देखी तो उन पिक्चरों को देख के लगा कि शायद भारत में बहुत बदल गया है इस विषय के बारे में, और अब काफी जागरूकता आ गई है, काफी अ, मदद के लिए शायद कई ऐसी स्कीम्स हैं। तो क्या ऐसी पिक्चरें जो इतनी सुपर हिट हो गई हैं और इतना मुझ जैसे आम आदमी को, जिसको इतना डिटेल में नहीं पता जितना आपको पता है, तो क्या इन पिक्चरों का वास्तविकता में कोई फर्क नहीं पड़ा? देखो, मैं बच्चों को पिक्चर दिखाने लेके गई, पिक्चर के साथ मैंने पेरेंट्स को पिक्चर दिखाने लेके गई ये वाली, ताकि बच्चे वो महसूस कर सकें कि ये पिक्चर पहली बार जिंदगी में, अगर आप मेरे यूट्यूब पे देखेंगे, कि जिंदगी में पहली बार वो घर से निकले, 19 साल में पहली बार वो पिक्चर देखने जा रहे हैं वो पेरेंट्स। क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स कभी लेके ही नहीं जा सकते ऐसे। सोशल आइसोलेशन, दुनिया ऐसे कहती है, अरे पागल बच्चा आ गया, अरे वो देखो वो कैसा बच्चा है, उस पर हंसते हैं। जब मैं खड़ी हुई अपने खुद के बच्चे के साथ, मैंने 20 लोगों को और खड़ा किया। तब सोसाइटी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे आके उंगली उठाएंगे, तब सोसाइटी रिस्पेक्टफुली देख रही है क्योंकि मैं खड़ी हूँ अपने बच्चे के साथ और साथ में 20 लोगों को और खड़ा करके। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि पिक्चर्स तो बना दी, बट अल्टीमेटली अगर आप सोसाइटी में ये दिखा रहे हैं कि हम इतने ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम हेल्प कर रहे हैं, हम 10 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए, एक अच्छा सा आपने क्रिएट कर दिया, बट व्हाट अबाउट द ग्रास रूट लेवल? आपने तो वो काम ही नहीं किया। अल्टीमेटली अगर मैं ग्रास रूट पे काम करती हूँ, मुझे पता है, मैं घर घर जाती हूँ, बट वो अवेयरनेस ही नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर पॉलिसीज बनाई हैं, उसके लिए मैंने बहुत चक्कर काटे। मेरा खुद का यूडीआईडी कार्ड 8 महीने हो गए, 8 महीने से हॉस्पिटल में पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्यों वो एप्लीकेशन 8 महीने से पेंडिंग पड़ी? यूडीआईडी कार्ड मेरे पास नहीं है। पेंशन स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने, सालों तक पेंशन स्कीम के लिए चक्कर काटे हैं मैंने। 2,000 की या 2,500 की पेंशन स्कीम जो कि जस्टिस है, बट वो पेंशन स्कीम के लिए भी जब इंसान 2,500 के लिए 5,000 का पेट्रोल लगाएगा या 5,000 रुपये अपना खर्चा करेगा, तो वो सोचेगा कि थक हार के छोड़ ही दो।
क्या ही जरूरत है इतना ज्यादा गवर्नमेंट के चक्कर काट के बच्चों को लाइन में लगा के ऐसे करने की। ना ही हॉस्पिटल की तरफ से हमें कोई रियायत है, ना ही ओपीडी की तरफ से कोई रियायत है, ना ही कोई पॉलिसी ऐसी बनी है कि हमें फ्री उसमें इलाज मिल जाए। इतना खर्चा है न्यूरो डॉक्टर्स का, 4,000 रुपए 1 मिनट के लेते हैं, ताकि मतलब जबकि बच्चा और पेरेंट ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, आपको ये फ्री इलाज कराने चाहिए। इन बच्चों के लिए अलग लाइन होनी चाहिए, अलग हॉस्पिटल्स होने चाहिए, वो सब तो कुछ है ही नहीं। अगर ये पिक्चर बना भी ली तो आमिर खान ने बनाई है, बट सपोर्ट सिस्टम कहाँ है? करोड़ों रुपया तो फिल्म स्टार बॉलीवुड वो खुद कमा रहे हैं ना, हमारे लिए क्या? हमें तो कुछ मदद नहीं मिली। ना ही मुझे कोई अभी तक सीएसआर के लिए कोई उठ के आया है, या मदद के लिए मैंने जब मदद भी मांगी तो अभी तक तो मुझे मिली नहीं। ना ही मैंने ये देखा है कि कोई सपोर्ट के लिए कोई उठता भी है। तो बहुत डिफिकल्ट है। जो ऑथेंटिसिटी पे काम करते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। नरेंद्र, जो मैंने आपकी बात से अभी समझा, शायद मैं सही समझा या नहीं, मेरे को आप बताना। तो आप कहने का मतलब है कि आपको जो अभी आप इस पोजीशन पे हैं जहाँ पे हम चीजों को इतना डिटेल में जानते हैं, आपका अपना फाउंडेशन इतना सिर्फ देश में नहीं पूरे विदेशों में भी विख्यात है, तो क्या मैंने सही समझा कि आपके पास भी अब वो पेंशन कभी नहीं आ रही है जो सरकार की तरफ से एक ऑथराइज्ड है? 6 महीने से पेंशन नहीं आई है। आज ही मैंने अपने फादर को बोला कि 6 महीने हो गए, अब मैं फिर से चक्कर काटूं उस पेंशन के लिए, 2,500 रुपए के लिए। 6 महीने से कोई बैंक में पेमेंट नहीं आई है। तो क्या रीजंस है मुझे नहीं पता, बट यही है कि कभी भी आती है, बंद हो जाती है, कभी आएगी तो हर महीने 2,500 आ जाएगी, विच इज नथिंग फॉर अ फैमिली। और 6 महीने से तो नहीं आई है। नरेंद्र, मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि अगर हम भारत में ऐसे जो बच्चे हैं इनके लिए जो आपने कंडीशंस बताई, और अगर हम विकसित देशों में ऐसे बच्चों की कंडीशन या फैसिलिटीज के बारे में बात करें, तो कितना फर्क है यहाँ पे? और अगर हम अमेरिका बोलें या कनाडा बोलें या यूनाइटेड किंगडम बोलें या फ्रांस बोलें, कितना फर्क है हमारे देश में और विकसित देशों में? जमीन आसमान का फर्क है। मेरी फ्रेंड्स रहती हैं यूएस में, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। मैं उनसे बात करती हूँ, वो सिंगल मदर्स को पूरी की पूरी सब्सिडी मिली हुई है, उनको रहने के लिए मिला हुआ है, उनको खाने के लिए मिलता है, उनके बच्चों के फ्री इलाज होते हैं। वहां पर थेरेपीज फ्री हैं, डॉक्टर्स की विजिट्स फ्री हैं, डॉक्टर का हॉस्पिटल का खर्चा फ्री है। सब कुछ फ्री मिलता है अमेरिका में। और यहाँ पर कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर बच्चे चाहे मर रहे हैं, चाहे गिर रहे हैं, वो कहते हैं हम क्या करें, बच्चा हमसे पहले पूछ के पैदा किया था ऐसा। तो ये जवाब मिल रहा है। अगर मैं आपको इंटरव्यूज भेजूं इन पेरेंट्स के तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके के जवाब गवर्नमेंट दे रही है। और ये इसका ऑपोजिट है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कंट्रीज में जो डेवलप्ड हैं, जहां पर ये फैसिलिटीज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि वो पेरेंट्स ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम में हैं, तो क्या गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी? तो गवर्नमेंट उस हद तक वहां पर हेल्प करती है। नरेंद्र, मेरे पास एक आखिरी क्वेश्चन का वक्त है, क्योंकि आपने जो बताया उससे एक और क्वेश्चन जागा मेरे जहन में कि ये जो हेल्थ है या स्वास्थ्य, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है भारत में, हमारे संविधान के मुताबिक। तो भारत में ऐसा कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जहां पे ऐसे बच्चों के लिए सुविधाएं अच्छी हों? ऐसे बच्चों के लिए सुविधाएं अच्छी हों, देखिए मैं पेरेंट्स पेरेंट्स हर घर घर में जाती हूँ। मुझे ये पता है कि वो कितनी सफरिंग से निकल रहे हैं और इतने महंगे इलाज हैं। अगर बच्चे की सेरेब्रल पैल्सी है तो इलाज कराने के लिए लाखों चाहिए, और वो भी पता नहीं है कि रिकवरी हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो अभी तक दिल्ली से ऊपर इंडिया में अगर मैं बोलूं तो दिल्ली से ऊपर अभी तक कुछ नहीं है। बट दिल्ली में भी बहुत ही कुछ ही लोगों को पता होगा कि ये इलाज कहाँ होंगे। अदरवाइज 90% ऑफ द चिल्ड्रन जहां पर पता ही नहीं है, वो तादाद भरी पड़ी है डिसेबिलिटी की। नरेंद्र, धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और आपसे बातचीत करके ये सारी बातें जान के सच में आज शायद पहली बार, मेरे को 4 साल हो गए हैं मीडिया में, और मैं पहली बार मेरे शब्द नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कितनी पीड़ा से आप लोग गुजर रहे हैं, किन कठिनाइयों से आपने अपना ये एनजीओ शुरू किया बिना किसी मदद के। आज आप अकेले इसे चला रही हैं। मेरे पास
सिवाय शब्द के, और वो भी शब्द बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं। मैं रियली भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार में अगर कोई ये प्रोग्राम देखे तो जरूर ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी परिवारों के लिए जो भी सेवाएं हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, उसमें ये काफी बड़ा इजाफा हो, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे नागरिक हैं। और अगर आप जैसी जो इतनी विख्यात पर्सन हैं और आप इन पीड़ाओं से गुजर रही हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक आम नागरिक जो आपकी तरह इतना मैं कहूँगा प्रिविलेज नहीं है कि जिस आप लेवल पे हैं उस लेवल पे बहुत कम होंगे इस फील्ड में, तो मैं समझ सकता हूँ कि उनके ऊपर कितनी कठिनाई गूंज रही होगी। तो मैं फिर प्रार्थना करता हूँ कि शायद इस प्रोग्राम के बाद फर्क आए और चीज़ों में सुधार हो। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप जीएस इन हिंदी पे आए, आपने इतने साफ तरीके से इतनी सच्चाई बोली। मैं आपको नमन और सलाम करता हूँ, क्योंकि हमें जरूरत है सच्चे लोगों की, ताकि जहां प्रॉब्लम है उसे हम सुधार सकें। क्योंकि जब तक हम चीजों को सुधारेंगे नहीं, कई लोग दिक्कतों से गुजरते रहेंगे। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका नरेंद्र कि आप जीएस इन हिंदी में आए। थैंक यू सो मच। और मैं आखिरी में ये कहना चाहूंगी, और मेरी गुजारिश यही है कि देखिए कि दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बहुत अच्छे से दिखाते हैं कि विकसित भारत की बात करते हैं 2047 में कि इंडिया विकसित भारत बन जाएगा, तो विकसित भारत के लिए हम प्रयास कितना कर रहे हैं? क्या हम उस चीज को सही में उस विकसित भारत के लिए घर घर जाके उस चीज पे प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि विकसित भारत का बनना 20 सालों में मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। कि जिस तरीके से डिसेबिलिटी की तादाद बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से बच्चे और ज्यादा ऑटिज्म में आ रहे हैं और ज्यादा स्पेशल चिल्ड्रन होते जा रहे हैं, उस तरीके से हमारा ग्रोथ लेवल क्या है? इंडिया क्या प्लानिंग में चल रहा है कि वो बच्चे ठीक हो जाएंगे जो हुए हैं, या उनको सेल्फ डेवलप बना दिया जाएगा, या उन बच्चों की मदद की जाएगी, या उनके पेरेंट्स की मदद की जाएगी? आज तक तो पेरेंट्स की मदद ही नहीं हुई कभी। मैं अगर ये खड़ी हूं लेके कि मैं उन पेरेंट्स की मदद करना चाहती हूँ, सबसे पहले तो पेरेंट है ना, तभी तो बच्चा है। पेरेंट के बारे में तो गवर्नमेंट ने कभी सोचा ही नहीं कि उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए कि वो केयर गिवर कहाँ जाएंगे। अगर उनके पास नौकरी नहीं है तो वो कहाँ से खाएंगे और कहाँ से खिलाएंगे? तो वो क्या सोचेंगे? तो यही चीज मेरा आखिरी मैसेज होगा, इस बारे में इस पॉलिसी को बनाया जाए कि पेरेंट्स के लिए हेल्प की जाए, ताकि अगर वो नहीं कमा सकते हैं तो कम से कम गवर्नमेंट उनकी मदद करे, उनको सब्सिडीज दे और उनके लिए कुछ रियायत करे। बिल्कुल नरेंद्र, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। और एक बार फिर मेरा हार्दिक धन्यवाद और दर्शकों आपसे अनुरोध है कि जहां पर भी हो सके आप ऐसी संस्थाओं का, संगठनों का मदद करें। जिस भी तरह से आप मदद कर सकते हैं करें, क्योंकि ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे अपने नागरिक हैं। अगर भारत का कोई भी एक नागरिक दुखी है तो हम जिस भी तरीके से मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। और दर्शकों, मैं जैसे आपसे हमेशा अनुरोध करता हूं कि इस प्रोग्राम को लाइक करना, सबसे ज्यादा फॉरवर्ड करना, शेयर करना। और अगर आपने अभी तक जीएसएन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कमेंट जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके कमेंट्स बताते हैं कि जीएसएन हिंदी का अगला प्रोग्राम किस तरह से होना चाहिए। नरेंद्र, एक बार फिर आपका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद।